reactions involving cleavage of COH bond. Reaction involving cleavage of COH bond. तो कल मैंने आपको इसमें लास्ट रिएक्शन करवाई थी PCl3 और PCl5 के साथ। आज उसके बाद बेटा नेक्स्ट में करवा रही हूँ रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। SOCl2। तो अब हम कोई भी अल्कोहल यहाँ पे लेंगे और उस अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पिरिडीन। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे OH हट के क्या आएगा, Cl आएगा। ठीक है, R OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl प्लस निकलेगा SO2 गैस प्लस लिबरेट होगा HCl गैस। ओके, और अगर यहाँ अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो आपको पता है यहाँ भी रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी, टर्शरी होगी, क्योंकि आप बॉन्ड क्लीवेज कहाँ कर रहे हो, R और O, C एंड O ग्रुप के बीच में कर रहे हो। तो यहाँ भी मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी, टर्शरी अल्कोहल होगी। ठीक है, उससे कम सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब आप इसको यूज कब करोगे, जब भी आपको अल्कोहल का OH हटा के Cl लगाना है, मतलब आप इनको कन्वर्जन में यूज करोगे। जब भी आपको OH हटा के Cl लेके आना है, या तो PCl3 से रिएक्शन करो, या PCl5 से रिएक्शन करो, या SOCl2 से रिएक्शन करो। तीनों में बेस्ट है आपका SOCl2, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट यहाँ पे गैसियस है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे बेटा। अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। तो अब हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। तो हमने अल्कोहल लिया ROH और इसकी रिएक्शन हमने की अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होगा, NH3 होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 663 केल्विन। तो बेटा इस बार भी सेम आपका बॉन्ड क्लीवेज तो यहीं से होनी है, R और O के बीच से। अब जो अमोनिया है NH3, इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, HNH2। टोटल है तो अभी NH3 ना, HNH2। तो H हो गया पॉजिटिव और N हो गया नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, OH हट जाएगा और बदले में क्या जुड़ जाएगा, NH2। ये ऐसे टूटता है, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, साइड प्रोडक्ट तो क्या निकल गया, H2O, और R के पास क्या आ गया, NH2। तो ये RNH2 बन गया प्राइमरी अमीन। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हुई, RNH2 प्लस में यहाँ से क्या लिबरेट हो गया, H2O। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है बेटा, साथ साथ नोट डाउन आप लोग करते चले। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में आपको रिएक्शन करवाऊंगी ना, मैंने आपको कहा था बेटा पीछे भी कि दो मैकेनिज्म है इस चैप्टर में, एक डिहाइड्रेशन का और एक हाइड्रेशन का। ठीक है, तो मैं आपको एक मैकेनिज्म पहले करवा चुकी हूँ, वहां पे एल्कीन में वाटर डाल के अल्कोहल बनाया था, मतलब हमने उसमें हाइड्रेशन किया था। और आज जो हम मैकेनिज्म करेंगे वो डिहाइड्रेशन का होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। रिएक्शन सेम चलेगी आपकी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वही रिएक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप डाल लें बेटा, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये आपको पता है बेटा डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डी का मीनिंग क्या हुआ, रिमूवल, हाइड्रो मतलब वाटर। तो आपको किसका रिमूवल करवाना है, वाटर का, किसमें से, अल्कोहल में से। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल लेंगे,
अब डिहाइड्रेशन कौन करवाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। बेटा टेम्परेचर रेंज आपको लर्न करनी पड़ेगी इन रिएक्शंस में। तो अल्कोहल से फाइनली किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन की। और साइड में क्या निकल जाएगा? वाटर। अल्कोहल से एल्कीन बनेगा और साइड में क्या निकलेगा बेटा? वाटर निकलेगा, ठीक है। हो गया ये। चलिए अब इसके बाद एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए मैंने लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, ओके। और मैंने इसे कंडीशन दी H पॉजिटिव आयन 443 केल्विन। तो ये तो आपको पता है कि इसमें डिहाइड्रेशन होगा। अब वो डिहाइड्रेशन कैसे होगा वो आप समझे। तो जिस कार्बन पे OH है ना वो आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमेशा होगा आपका बीटा कार्बन। जिस कार्बन पे OH है वो अल्फा कार्बन हुआ, उसका नेक्स्ट हो गया बीटा कार्बन। तो हमेशा आपको क्या करना है? बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो आप लोग खुद भी देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर जो ये बीटा कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है ना। तो अब क्या होगा? कोई भी एक हाइड्रोजन अपना ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगी। अब मान लीजिए यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन अपना ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगी। तो अब ये बॉन्ड बेटा कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और इस बॉन्ड के डबल होते ही इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 तो इसके अभी है, डबल होते ही बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये कार्बन स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस कार्बन ने क्या किया? विद बॉन्ड OH को बाहर कर दिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या क्या निकला। यहाँ से तो H और यहाँ से OH। H और OH से साइड में क्या चला गया? H2O चला गया, ठीक है। प्लस में क्या बचा बेटा? आप खुद देखो, CH2 बॉन्ड बीच का कैसा हो जाएगा? डबल। और यहाँ भी क्या बच गया? CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्लस में क्या निकल गया? H2O। तो आप लोग खुद देख पा रहे हो अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। इथेनॉल से क्या बन गया? इथीन बन गया, ठीक है। कर लोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CHOH CH3। इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेन टू ओल। इसका नाम क्या होगा अल्कोहल का? प्रोपेन टू ओल। और अब इसकी रिएक्शन हम करें इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन 443 केल्विन। तो इस बार क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखिए। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। जिस कार्बन पे आपका OH है वो आपका होगा अल्फा कार्बन। तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ। इसका नेक्स्ट आपका होगा बीटा कार्बन। तो आप देख पा रहे हो इसका नेक्स्ट ये भी है तो ये भी बीटा है, इसका नेक्स्ट ये भी है तो ये भी बीटा है। तो इस बार कितने बीटा कार्बन है? 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। अब आप ये देखो जो आपके दोनों बीटा कार्बन है वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते हो बेटा, ये बीटा कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पे भी 3 ही हाइड्रोजन है। तो आप ये कह सकते हो ये दोनों बीटा कार्बन क्या है? सेम है। अब अगर बीटा कार्बन ही सेम है तो फिर तो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, चाहे आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, जो आपका आंसर आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके दोनों बीटा कार्बन ही सेम है। तो इस बार हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखें। तो मान लीजिए बेटा मैंने इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाला, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 CH2। और आपको ये पता है अल्फा कार्बन का तो OH हटना ही हटना है। तो इस कार्बन का अपने आप क्या हट गया? OH। तो ये बॉन्ड कैसा हो चुका है? डबल। यहाँ CH बच गया और ये क्या है? CH3, ठीक है। तो ये आपका प्रोपीन बन गया। क्या बना? प्रोपीन। और साइड में क्या निकल गया? H2O निकल गया। अब मान लो बेटा अगर आप इस बीटा कार्बन की H निकालते तो भी तो डबल बॉन्ड यहाँ आता, नाम तो तब भी क्या रहता? प्रोपीन ही रहता। तो अगर आपके बीटा कार्बन ही सेम है तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी साइड से वहां पे H एटम को निकाल सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। कर लेंगे। अब इसके बाद बेटा ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे जहां पे बीटा कार्बन अलग अलग होगा। तो उस केस में क्या होगा? वहां पे सेड्चेफ रूल अप्लाई होगा। अभी करवाऊंगी मैं आपको वो एग्जांपल भी आगे। तो इसको नोट कर देती हूँ, पहले आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये हो चुका है बेटा।
अब इसके बाद आगे करते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए बेटा मैंने ये लिया, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हो, IUPAC नेमिंग अगर इसकी आप करोगे तो पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी, अल्कोहल ग्रुप को। यहाँ से अल्कोहल 1 2 3 पे जा रहा है और यहाँ से 1 2 पे, तो ये ठीक होगा 1 2 3 4, ये मिथाइल ग्रुप बढ़ गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या बना, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2O, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2O। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई है, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन 443 केल्विन। तो बेटा इस केस में क्या होगा आप देखिए, तो आपको ये तो पता ही है जिस कार्बन पे OH है वो अल्फा कार्बन है, तो ये है आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, और इसका नेक्स्ट कार्बन क्या है, बीटा है। तो आप देख सकते हो इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा है और इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा है। ठीक है, ये दोनों इसके बीटा कार्बन है बेटा। तो अब आप ये देखो, ये जो दोनों बीटा कार्बन इस बार है वो सेम है या डिफरेंट है। तो अगर आप इन दोनों बीटा कार्बन को ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट है। इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस बीटा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों बीटा कार्बन आपके अलग अलग है। अब अगर दोनों बीटा कार्बन ही अलग अलग है तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अब क्या क्या होगा वो आप लोग देखिए। तो पहले आप बेटा, मैं इस बीटा कार्बन की एच हटा रही हूँ, जो साइड वाला है ना इसकी, मान लो मैंने इसकी की एच हटा दी। तो अब आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं वहां से लिखना शुरू कर रही हूँ, CH3 CH3, ये H U का U है, CH। इस कार्बन की तो OH हटनी हटनी है, तो ये बॉन्ड अब कैसा हो गया, डबल। और इस C के पास अब कितनी H बची, 2। पहले 3 थी ना, एक H यहाँ से निकल गई, तो ये प्रोडक्ट बन गया। प्लस में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब की बार मैं क्या करूं, इस बीटा कार्बन की H हटाऊं, इसके पास भी है ना एक H तो, और इसकी तो OH हटेगी। तो इस बार आप बोलो आंसर क्या आएगा, यहां से लिखना शुरू कर दूं, CH3C, इस C पर एक क्या है CH3, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, C पे एक H और ये आगे क्या है CH3। तो अब की बार बेटा यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अब आपको ये देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो एल्कीन की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, जितने किसी एल्कीन पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, ठीक है, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, अब आप हर बार देख सकते हो बेटा, हर बार मैं क्या कम करती जा रही हूँ, आर ग्रुप। ठीक है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये एल्कीन है, जितना किसी एल्कीन पे आर ग्रुप ज्यादा होगा वो उतनी स्टेबल एल्कीन होगी। ठीक है, ये सेट-जेफ रूल की स्टेटमेंट है। किस रूल की बेटा, सेट-जेफ रूल की। मैंने तुम्हें करवाया था पिछले चैप्टर में भी ये। तो अब आप लोग देख के बताओ इन दोनों एल्कीन में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, बताइए बेटा देख के। तो आप ये देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो एल्कीन है, जो उसके डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसमें किसके पास आर ग्रुप ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं पहले वाले केस में, एक तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, डॉट लगा रही हूं मैं, और एक ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। इस कार्बन के पास तो एक भी आर ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास ये एक आर ग्रुप है। ठीक है, अब दूसरी एल्कीन को देखो, इस बार ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है। इस कार्बन के पास एक आर ग्रुप है और इस कार्बन के पास 2 आर ग्रुप है। तो अब आप लोग वहां से देख के समझ ही गए होंगे ज्यादा आर ग्रुप किसमें है बेटा, इस वाले में है। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका
माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कर लेंगे ना बेटा? ये किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, जैसे आपको डाउट होता है प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, बार बार मैं यूं नहीं पूछती, फिर हमारा सिलेबस बहुत कम होगा। आप लोग बता दिया करें किस कहीं को किसी भी स्टेप में डाउट होता है किसी को भी। हो गया होगा ये। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हुआ। तरीका मैंने समझा दिया है। जिस एल्कीन पे डबल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा आर ग्रुप होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। जहां पे आर ग्रुप कम होंगे वो एल्कीन का प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको रब कर देती हूँ बेटा, आपने कर लिया होगा। तो अब मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना तो सिखा दिया। अब इसका ना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ओके, तो अब हम इसका बेटा मैकेनिज्म करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट, आप हर बार ये मान के चलो या तो डिहाइड्रेशन से या हाइड्रेशन से, इन दो में से एक टॉपिक से बेटा हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, पहले हाइड्रेशन करवाया था एल्कीन का तो अल्कोहल बनी थी, आज अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रही हूँ तो एल्कीन बन रहा है। ठीक है, करें शुरू। तो भाई हम यहाँ पर करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। ओके, देखिए ध्यान से मैकेनिज्म इसका हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जैसा मैकेनिज्म हाइड्रेशन का था ना, वो भी 3 स्टेप का मैकेनिज्म था, ऐसे डिहाइड्रेशन भी 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है मैकेनिज्म की, वो आप देखिए। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब बेटा मैं आप लोगों को डेली समझा रही हूँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। हमने कोई भी अल्कोहल ली, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है, तो मान लो मैंने इथेनॉल ही लिया, CH3CH2OH, और ये O पे 2 क्या पड़े होते हैं, लोन पेयर, ये आपको पता ही है। अब ये आप लोगों को पता होगा बेटा, डिहाइड्रेशन भी किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। तो मैंने यहाँ H2SO4 से कौन सा आयन ले लिया, H पॉजिटिव आयन, तो प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, H पॉजिटिव आयन ले लिया। ठीक है, हो गया। और बेटा ये स्टेप जो है ना रिवर्सिबल होती है और काफी फास्ट रिएक्शन ये होती है, वो जल्दी ये हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा वो आप देखिए, H पॉजिटिव, H एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और O एटम के पास 2 क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर। तो O एटम ने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया, H पॉजिटिव आयन को दे दिया। तो आप बताइए क्या बनेगा, ये पहले क्या है, CH3। ठीक है, आगे बोलो सिंगल बॉन्ड CH2, पहले O के पास एक ही H थी, अब O के पास एक H और आ गई है। ये आपको पता चल गया एक H और क्यों आई, क्योंकि O ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H को दिया। तो H की तो डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये आपको पता है ना, ये कौन सी अल्कोहल होती है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल तो सिर्फ OH होती है, यहाँ पे एक H और एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये कौन सी अल्कोहल बनी बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप मैकेनिज्म की क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहली स्टेप में बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आपको पता है कार्बोकेटायन क्या होता है, जब किसी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटायन की। अब कैसे होगी वो आप देखिए बेटा। तो ये जो यहाँ पर जो अल्कोहल बनी है ना, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा ये जो स्टेप है ना थोड़ी सी स्लो होती है। अब इसमें क्या होगा आप देखिए, O को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करवाना है, क्योंकि O एटम ने इलेक्ट्रॉन पहले दे दिए थे, अब ये O एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब क्या होगा, जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, जो ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है। O के पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, O को दे दिया। तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, O को दे दिया। तो अब आप देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2।
बेटा पहले आप लोग देख ले, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। और अब इस सी पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इस सी पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और प्लस में क्या निकल गया, H2O। O के पास वापस इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। भाई सी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, आपको समझ में आया? क्योंकि कार्बन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। तो सी पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपको सेकंड स्टेप भी समझ में आ गई होगी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, अब इसके बाद आप देखिए थर्ड और लास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप है बेटा डी प्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप इज डी प्रोटोनेशन। अब डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? डी का मीनिंग होता है रिमूवल। डी का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल। किसका रिमूवल, प्रोटॉन का। तो बेटा डी प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जो ये कार्बोकेटाइन बना है ना, आपको इसमें से प्रोटॉन निकाल देना है, उससे एल्कीन बन जाएगा। तो मैं ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे लिख लेती हूँ, CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डी प्रोटोनेशन करवाना है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करवाना है। तो बेटा इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जो ये इसका नेक्स्ट कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना ये बॉन्ड यहाँ दे दिया। बेटा 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो कोई भी एक हाइड्रोजन अपना ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगी। अब इससे क्या बना, आप खुद देखो, CH2 बचा, क्या बचा, CH2। अब इस कार्बन का बॉन्ड तो यहाँ चला ही गया, तो ये बॉन्ड अब कैसा हो गया, डबल। और इधर भी क्या बच गया, CH2, और साइड में क्या निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। ये H निकल गया ना, और H पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये H पॉजिटिव आयन निकल गया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन की फॉर्मेशन हो। अब बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कई बार, कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में खुद को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जोड़ते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और जैसे ही रिएक्शन पूरी हो जाती है उसको बिना डिस्टर्ब किए बाहर भी आ जाते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हो, शुरुआत भी H पॉजिटिव आयन से हुई थी। H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया था, H2SO4 से आया था। शुरुआत भी H पॉजिटिव आयन से हुई, और एंडिंग भी कहाँ की हुई, जो H पॉजिटिव आयन शुरू में जुड़ा था वो लास्ट में बाहर आ चुका है, और रिएक्शन का पर्पज पूरा हो चुका है। इथेनॉल से इथीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो बेटा आपको क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? अगर किसी बच्चे के पास कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें। तो बेटा ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड बेटा। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। ये मैं रब कर दूं बेटा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो भाई इनको आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लर्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन का भी और हाइड्रेशन का भी। ठीक है, तो दोनों को आप बहुत ढंग से कर लें। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब भी आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, ठीक है, तो वहां पर अगर मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं, तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टर्शरी होगी। ये बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी क्लीवेज तो फाइनली सी और OH के बीच का बॉन्ड का हो रहा है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी, टर्शरी। अब अभी हमने पढ़ा, ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म था। इसकी सेकंड स्टेप भी क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था। तो आपको ना कार्बोकेटाइन को देखना है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है। तो अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन भी मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी। इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करोगे। कार्बोकेटाइन भी आप कोशिश करो आपका टर्शरी बने,
अगर वहां पे ऑप्शन है तो। टर्शरी बनने का ऑप्शन नहीं है तो कम से कम सेकेंडरी का हो या प्राइमरी का हो, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल यहाँ पे टर्शरी है। और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन भी यहाँ पे टर्शरी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो अब इसको अप्लाई कहाँ पे करना है वो आप ध्यान से देखिए। इसको रब कर देती हूँ मैं। अब एक एग्जाम्पल बेटा पेपर में आया कि आप इसका प्रोडक्ट लिखे विद मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए ध्यान से। CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल है। यहां आपको कंडीशन दे दी H पॉजिटिव 443 केल्विन। तो पेपर में आया कि आप इसका प्रोडक्ट लिखो इसके मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, आप इसका प्रोडक्ट लिख के इसके मैकेनिज्म के साथ। ओके, तो कैसे होगा वो आप लोग देखिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। यहाँ पे इसे मैं रब कर देती हूँ। अब जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया था ना अभी, वैसे ही सेम होगा। मैकेनिज्म की पहली स्टेप क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अब मैंने ये अल्कोहल ले रखी है, प्लस में H पॉजिटिव आयन लिया। अब ये आपको पता है H पॉजिटिव आयन कहाँ से है, कर लोगे। तो क्या बना आप देखिए, O ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H एटम को दे दिया। क्या बना? CH3 CH2 CH CH3, आगे फिर से CH2। पहले O के पास एक H था, अब एक और आ गया, और O पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव हो गया। O पे पहले एक H था, अब एक और आ गया, और इस पे चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्या बन गई ये? पता है आप सबको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब बताओ अगली स्टेप क्या होती है फिर? इससे हम क्या बनाते हैं? कार्बोकेटाइन बनाते हैं। सेकंड स्टेप यही तो होती है। तो ये वाला जो C है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? O को। ठीक है, तो क्या बन गया? माइनस हो गया H2O। क्या बचा? CH3 CH2 CH CH3 CH2, और इस C पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन तो बन गया। अब मैंने बेटा आपको एक बात बताई कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखोगे तो आपको ये पता है सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? टर्शरी होता है। एक बार आप इस देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो आप देख पा रहे हो जिस C पे पॉजिटिव चार्ज है वहां 2 H है और एक ही R ग्रुप है, तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये कैसा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। तो आपको ये सोचना है क्या इसको यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी बनाने का ऑप्शन है? आप ये बात ध्यान से सोचें। बिल्कुल है। कैसे? आप देखिए बेटा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, हमने उसको मान लिया कार्बन नंबर 1, उसका नेक्स्ट हो गया कार्बन नंबर 2। तो आप देखो कार्बन नंबर 2 के पास एक हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 के पास एक हाइड्रोजन है। मैं इस हाइड्रोजन को कार्बन 2 से कार्बन 1 के पास भेज दूं, मतलब यहां मैंने क्या करवा दिया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा मैंने आपको पहले सिखाई है ना ये बातें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। आपको ये समझ में आ गया क्यों किया? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने कार्बन नंबर 2 के पास एक हाइड्रोजन थी, वो यहां से हटा के कार्बन 1 के पास भेज दी। तो क्या आंसर आया आप देखिए, CH3 CH2 C। अब इसी पे एक CH3 बचा, इसका H तो हट गया ना, और ये CH2 फिर से क्या हो गया? CH3, और अब इस C पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। आपको ये स्टेप समझ में आई बेटा? मैंने कार्बन 2 का H कार्बन 1 को दे दिया। ठीक है, तो कार्बन 2 पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन 1 आपका स्टेबल हो गया। बन तो फिर से कार्बोकेटाइन ही गया। अब आप ये देखो ये कैसा कार्बोकेटाइन बना? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो आप देखिए जिस C पे पॉजिटिव चार्ज है वह तीनों ही R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, और ये भी R ग्रुप है। तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया? टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। और हमें बेटा टर्शरी ही तो बनाना है कार्बोकेटाइन। हो गया। अब इसकी आखिरी स्टेप, आपको पता है पहले बनता है कार्बोकेटाइन, फिर हमने उसको स्टेबल किया और फिर उसमें से डीप्रोटोनेशन होता है। तो अब यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। ओके, अब ये देखिए इस C पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके नेबरिंग कार्बन कौन कौन से हैं? तो
अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका नेबरिंग कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के 3 नेबरिंग कार्बन है या नहीं है। मैंने इन दो को डॉट से दिखाया, इसको मैंने क्रॉस से दिखाया। वजह क्योंकि ये दोनों नेबरिंग कार्बन सेम है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन ये वाला नेबरिंग कार्बन अलग है, इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। तो बेटा अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई सा अपना प्रोटॉन निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझे आप लोग। कार्बोकेटाइन बन चुका है, बस थर्ड स्टेप करवानी है डीप्रोटोनेशन। मतलब अब यहाँ से माइनस करना है H पॉजिटिव वाला। तो मेरे पास दो ऑप्शन है H प्लस आई निकालने का, क्योंकि मेरे पास दो तरह के नेबरिंग कार्बन है, ये दोनों सेम, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहली बार में मैं इससे निकाल रही हूँ H। तो आप लोग देखिए आंसर क्या होगा, CH3। अब ये CH2 क्या बन गया बोलो, CH बन गया। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, और इस C पर दो क्या है, CH3। ये आया पहला आंसर। तो और दूसरा आंसर क्या होगा, अब की बार ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, किसी के H निकालो कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड। बेटा मैंने इसकी H हटा दी इस बार, CH2। ये दो प्रोडक्ट आए। तो आप लोग बता सकते हो इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। कोई बताना चाहेगा बेटा, या आप लोगों ने कर भी लिया। सेडशेफ रूल को याद रखो, जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा R ग्रुप है ना, उसका प्रोडक्ट मेजर होगा। तो आप देख सकते हो ये जो एल्कीन है इसके ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके पास भी दो R ग्रुप है, इसके पास भी एक R ग्रुप है, लेकिन इसमें ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके पास तो R ग्रुप है ही नहीं, बस इसके पास है। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। अब बेटा क्या आपको ये पूरा समझ में आया। और माइनर प्रोडक्ट तो आप बेशक ना लिखे, बस मेजर प्रोडक्ट लिख दो तो भी ठीक है। तो आपको ये समझ में आया ये पूरा बेटा। तो मैं आप कर लेंगे इस टॉपिक को, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। हमने एक ही टॉपिक को डीपली आज पढ़ा है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया है। अब यहाँ छोटा सा एक पॉइंट और रह गया, वो मैं और डिस्कस करवा देती हूँ। इसको रब कर दूं, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी का। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड बेटा। अब एक छोटी सी कंडीशन और है, वो आपको समझा देती हूँ। वैसे तो वो आगे भी आएगा, बट अभी करवा देती हूँ, टाइम है हमारे पास 2 मिनट का भी। देखिए क्या क्वेश्चन है, हमने ये लिया इथेनॉल, ठीक है। इसकी दो कंडीशन मैंने ली, H पॉजिटिव आयन 443 केल्विन, H पॉजिटिव आयन 413 केल्विन। बस दोनों में थोड़ा सा टेम्परेचर रेंज का फर्क है, यहाँ पे टेम्परेचर है 413 और यहाँ पे टेम्परेचर है 443। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा। यहाँ तो एल्कीन बनेगी, इस कार्बन का OH हटेगा, नेबरिंग कार्बन का H हटेगा, डिहाइड्रेशन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, प्लस H2O निकल गया, इथीन ये बन गया, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं ना, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, ईथर बनेगा, प्लस में निकलेगा H2। आपको ध्यान है इस चैप्टर का एक और पार्ट है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो ये ईथर है ROR, ROR इसका नाम बता दूं तो ये आपको पता है, ये C2H5 है, टोटल ये C2H5 इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, तो ये है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब आप ये देखिए बेटा, जब आप ये कंडीशन दोगे 413 केल्विन, तो जो ये आपकी अल्कोहल है ना, इसके 2 मोल हो जाएंगे। एक बार मैंने ये लिख ली और मैंने ये दोबारा भी लिख ली। जब ये कंडीशन होगी तो अपने आप ही अल्कोहल के 2 मोल हो जाएंगे, किसी एक अल्कोहल का H और किसी भी एक अल्कोहल का OH हट जाएगा। होगा तो डिहाइड्रेशन ही, बट यहाँ अल्कोहल के 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक का H और एक का OH, H2O निकल गया,
और फाइनली किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो कर लेंगे आप, ये समझ में आ गया। अगर 443 केल्विन होगी तो अल्कोहल का 1 ही मोल रहेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 413 केल्विन है तो वहां पे अल्कोहल के 2 मोल्स होंगे और उससे ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए।